नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, प्राकृतिक खेती आज समय की मांग है। यानी प्राकृतिक खेती एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें प्राकृतिक विधि से उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिनसे ना केवल हमारे स्वास्थ्य का रक्षण होता है, अपितु वो जो उत्पाद हैं वो स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होते हैं। लेकिन दर्शकों, अगर पशुधन हो तो प्राकृतिक खेती को बहुत अच्छा सप्लीमेंटेशन मिलता है। आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है कि प्राकृतिक खेती में पशुधन का कैसे उपयोग हो और पशुधन का योगदान, ये हमारा विषय है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं श्रीमान खेमचंद कश्यप जी। कश्यप जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कश्यप जी प्रगतिशील किसान और बागवान तो है ही हैं, और जाना पहचाना नाम है प्राकृतिक खेती में, जिनको इस विधा में प्रदेश स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी सम्मानित किया जा चुका है। आज इनके अनुभव से इस विषय पर हमें जरूर जानकारी मिलेगी और वही जानकारी हम आज आपसे साझा करने वाले हैं। चलिए उनके पास सीधे चलते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। कश्यप जी, पहले तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये प्राकृतिक खेती है क्या, और आज आवश्यकता क्यों है, इतनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो क्यों? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर जी के जीवन आपने बहुत अच्छा प्रश्न जो है शुरू में ही पूछ लिया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। डॉक्टर साहब, यूँ है कि हमने जिस तरह से विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए, उस तरह से हमने अपनी कृषि बागवानी की है। परंतु जैसे जैसे इसके हमारी खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते रहे हैं, तो सरकार के और विभाग के जो हमारे शोधकर्ता है, जब इनके रिजल्ट सही नहीं मिले तो हमें इस तरह की इनकी एक दिशा मिली कि जी प्राकृतिक खेती के ऊपर हम कुछ काम करें। तो प्राकृतिक खेती में सुभाष पालेकर जी, जो महाराष्ट्र के बहुत जाने माने एक किसान है जी, उनके शोध से 2018 में उनके जो शोध का जो रिजल्ट निकला वो प्राकृतिक खेती के लिए एक बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो प्राकृतिक खेती 2018 के बाद जब लोगों ने इसका करना शुरू किया प्राकृतिक खेती, इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी भूमि जो है रासायनिक, चाहे वो खाद थी, चाहे वो कीटनाशी था, चाहे कोई भी चीज़ थी, चाहे वो खरपतवारनाशक था, अंधाधुंध जब हमने उसका प्रयोग किया, उसके प्रतिकूल प्रभाव हमारी फसलों पे पड़े, हमारे स्वास्थ्य पर पड़े। इसलिए जो है आज प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पड़ी। प्राकृतिक खेती की बहुत आवश्यकता है। आपने कहा कि उसके जो परंपरागत खेती थी जिसमें हम रसायनों का प्रयोग करते थे, उससे न केवल भूमि की उर्वरकता प्रभावित हुई, अपितु जो उत्पाद है जिसका सेवन आम जनमानस हम लोग करते हैं, हमारे स्वास्थ्य भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज इसकी बहुत आवश्यकता है, स्वास्थ्य के लिए भी और भूमि को बचाने के लिए भी। जी, पर्यावरण को बचाने के लिए। बिल्कुल। जी कश्यप जी, जो प्राकृतिक खेती में पशुधन की बात करते हैं, क्या योगदान है पशुधन का प्राकृतिक खेती में? डॉक्टर जगजीवन, सबसे बड़ी बात है कि पशुधन नहीं है तो प्राकृतिक खेती नहीं है। जी, पशुधन के बिना हम प्राकृतिक खेती का मतलब कल्पना में नहीं कर सकते हैं कि जी पशुधन नहीं है तो हम प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती में पशुधन का जितने भी इसके घटक है जी, प्राकृतिक खेती के लिए, चाहे वो जीवामृत की बात करें, चाहे हम घन जीवामृत की बात करें, चाहे हम नीमस्त्र की बात करें, चाहे हम ब्रह्मस्त्र की बात करें, चाहे हम अन्य कोई भी इसके जितने भी घटक है, ये जो है सारे जो है पशुधन के गौ और मूत्र से बनेंगे। अगर गौमूत्र और पशु का गोबर नहीं है तो प्राकृतिक खेती करना संभव नहीं है। कश्यप जी, आपने हिदायत भी दे दी हमारे दर्शकों के लिए शुरुआत में ही कि अगर प्राकृतिक खेती में आना है, जो कि ज़रूरत है, आज समय की मांग है, तो आपको पशुधन का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा और पशुधन होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही किसान और बागवान के लिए अगर आपने प्राकृतिक खेती में आना है। आपने कहा कि जितने भी घटक है, जितने भी उत्पाद है, उसमें सब में जो है वो आपके पशुधन का उपयोग होता ही होता है उनके द्वारा। तो क्या क्या है उस पर भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि किस नस्ल के पशुधन की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा फायदेमंद कौन से हैं, संभव तो
पशुधन तो सब है, सबसे उत्पाद मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कारगर और ज़्यादा प्रभावी या ज़्यादा हेल्प किससे मिलेगी? कौन सा बहुत पशुधन? अच्छा बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारे जो पशुधन की जहाँ तक बात है, हमारे स्वदेशी नस्ल के पशु जो हो गए, चाहे वो पहाड़ी गाय हैं, जी चाहे वो साहिवाल है, चाहे वो कोई और हमारे जो स्वदेशी गाय जो हमारे पलती है, चाहे हम ऊपर का क्षेत्र देखें तो पहाड़ी गाय जी का। पर यह चीज़ है कि जितने भी हमारे स्वदेशी गाय हैं, जर्सी को हॉस्टेन को छोड़ करके जो हमारे पशुधन है, उसका गौमूत्र और गोबर इस प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि हमने इसको ये देखा है कि जितने पहाड़ी पशु हैं हमारे या स्वदेशी गाय हैं, इनका जो गौमूत्र और जो गोबर है, इसके जो बने हुए हमारे, चाहे वो जीवामृत है, चाहे वो घन जीवामृत है, चाहे अन्य हमारे कितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे जो है इन्हीं के ही माध्यम से होते हैं। इसमें जो दूसरी नस्लें हैं, विदेशी नस्लें हैं, इसका उपयोग नहीं किया जाता, और ना ही इसके गौमूत्र में और गोबर में वो जीवाणु है जो इनमें है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पशु जो आज लोग उनको दर दर भटकते हुए हम सड़कों में देख रहे हैं, जो उन्होंने हमें छोड़ दिए, एक बेसहारा छोड़ दिए, जो बांझ गाय होगी, जो बांझ गाय है जिसके कोई वो नहीं है, उसका गौमूत्र और गोबर उसके लिए सबसे उत्तम उपयोग क्या में बात है, माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज जी, बात जी, आपने जी, कही। जी। आपने कहा कि जो स्वदेशी किस्म की, जी, पहाड़ी किस्म हाँ के जी। पशु हैं, उनका उनसे जो तैयार किया गया जो घटक है वो बहुत ज़्यादा कारगर है। जी लेकिन आपने साथ ये कहा कि ये जो इन दिनों परंपरा है वो आपने दूसरी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए, ये बागवानों, किसानों, पशुधन वालों के लिए, हाँ सबके लिए जी, आपने निर्देश भी दिया संदेश और देता हूँ, एक संदेश है भी ये दिया। कि आपने कहा कि इस तरह से सड़कों पे छोड़ना एक अच्छी बात नहीं है, और बल्कि बहुत कारगर है उनके, जो इस तरह के आप हम छोड़ देते हैं जी पशुओं को, सड़कों पे छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा कारगर है। तो ये तो बात सिद्ध हो गई कि पशु जो पहाड़ी पशु है या जो स्वदेशी पशु स्वदेशी हमारा। पशु है वो आपके घर पे हैं या आपने छोड़ दिए हैं। जी तो मुझे लगता है आपके संदेश के बाद जो है लोग अब सजग हो जाएंगे, पशु इस तरह से आवारा नहीं छोड़ेंगे, ये आग्रह है और उनका हमारा। जी बिल्कुल, वो दोनों संदेश आपके हमारे दर्शकों के लिए। मेरा सवाल अगला ये है, प्राकृतिक खेती पे अब सीधे आते हैं। प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों की चर्चा कर लें। आप क्या क्या सिद्धांत है प्राकृतिक खेती में? देखिए डॉक्टर साहब, सिद्धांत की जहाँ तक बात है, तो जब हम इस विधि में आ गए, इस प्राकृतिक खेती के सिद्धांत को बनाना शुरू कर देते हैं, तो इसमें ना तो रासायनिक खाद का प्रयोग होगा, बिल्कुल। ना तो कीटनाशी का प्रयोग होगा, और ना ही किसी और जो रसायन हम बाहर से खरीदते हैं उसका उपयोग होगा। केवल प्राकृतिक खेती में पशुधन का जो गौमूत्र और कुछ दाल का आटा, गुड़, बेसन या ऐसी जो हम बाजार से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे पास जो अपना स्वदेशी गाय का गोबर है, वो जो हमारा घटक है, यही इसके लिए कारगर सिद्ध है। और इसमें लिए ये चीज़ है कि जो हम कोई बाहर की चीज़ें लगाते हैं, रासायनिक खाद नहीं, कीटनाशी नहीं, वो नहीं कर सकते कि हमने इसमें गौमूत्र में का वो प्रयोग तो कर दिया, घन जीवामृत बना लिया, साथ में हमने रासायनिक का प्रयोग भी किया, तो ये इसके लिए खतरनाक चीज़ है। जी, आपने सीधे सीधे साफ गोई से साफ शब्दों में आपने कह दिया कि सिद्धांत सिंपल है, सिंपल है, कि बिल्कुल प्राकृतिक जो उत्पाद तैयार करने हैं वो प्रकृति विधि से ही हो। बिल्कुल वो आप जीवामृत बनाए, कुछ भी बनाए, कुछ भी तैयार करें, जी, लेकिन जी, उस जी। प्राकृतिक विधि से ही होना ही होना चाहिए। चाहिए। उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि रसायनों का प्रयोग करना तो नहीं करना, तो नहीं करना, नहीं, हाँ जी, कोई इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करना तो नहीं करना। अगर जो जरूरत है वो प्राकृतिक विधि से तैयार किया जाना चाहिए। कश्यप जी, सीधे सीधे आते हैं, जो आपने कहा, अभी भी जिक्र किया, जीवामृत की आपने बात की, जरा जीवामृत की विधि और क्या है, कैसे बनता है, ये भी बताएं। और जीवामृत के साथ साथ घन जीवामृत जो आप चर्चा करते हैं हमेशा, क्योंकि आप तो प्रगतिशील किसान और बागवान हैं, आसपास के क्षेत्रों को ही नहीं अपितु पूरे हिमाचल में आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी जी। तो जरा बताएं विधि एक बार फिर से, जीवामृत, घन जीवामृत दोनों की कैसे तैयार होता है? डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हमें खर्च की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पशुधन है, गोबर है, गौमूत्र है। एक तो मैं अपनी जो हमारे महिला इस कार्यक्रम को सुन रही है, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि गौमूत्र के लिए हमारे जो
हमारी माताएं थी या दादियाँ थी या नानियाँ थी, वो एक ऐसी आदि उन्होंने गाय को बनाया होता था कि जब वो चाहे वो गौमूत्र ले सकती थी, तो उनके लिए वो कभी भी कोई हरकत नहीं करती थी। टाइम टेबल बनाए होते थे। एक तो आपको गाय का गौमूत्र चाहिए और उन पशुओं को आदि बनाना पड़ेगा कि किस टाइम वो गौमूत्र करती है, ठीक है। एक तो मैं आपको इसकी विधि बताऊं कि अगर हमने 200 लीटर का ड्रम का पानी आता है, मैं 200 लीटर की ही बात करूंगा, क्योंकि आमतौर 200 लीटर के जो है ड्रम होते हैं उसमें बनाने की विधि बताऊँ। हमने कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना है, हमने कोई बाजार से कोई चीज़ नहीं लेनी है, थोड़ा बहुत सामान लेना है, वो भी मैं बताऊँ आपको। हमने 200 लीटर का एक पानी का ड्रम लेना है और हमने उसमें उसको 100 लीटर भरना है जी पानी का। जी। उसमें हमने गाय का गोबर मसल करके, ताज़ा गोबर, लगभग कितनी मात्रा में? लगभग 10 किलो 10 किलो जी। 10 किलो गोबर हमने गाय का मसल करके मिक्स कर उसकी एक लेस बना करके उसमें डालना है 100 लीटर में। जी उसमें हमने 10 लीटर डालना है गौमूत्र। जी। गौमूत्र जितना पुराना होगा और गोबर जितना ताज़ा होगा वो सबसे बढ़िया है। अगर आपके पास 2 साल का भी गौमूत्र है वो सबसे बढ़िया है। जितना पुराना आपके पास गौमूत्र होगा वो सबसे कारगर है जी। उसके बाद आपने लेना है 1 से 1.5 किलो बेसन। बेसन जी। उसको आपने अच्छी तरह से मसल करके उसमें 100 जो लीटर मैंने पानी बताया उसमें वो डालना उसमें है। मिक्स करना है जी। 1 से 1.5 किलो कूड़ा आपने पिघला करके उसमें डालना है। कूड़ा नहीं, गुड़ 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 उसमें डालना गुड़ है, डालना है जी। ठीक है। और 1 औंस यानी इतनी एक मिट्टी, कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ी मिट्टी, कैसी मिट्टी हो जिसमें किसी तरह का कोई रसायन का प्रयोग ना किया हो, कोई इंसेक्टिसाइड ना हो, या झाड़ी के नीचे की मिट्टी या खेत की मेड़ की मिट्टी पर उसमें कोई रसायन का प्रयोग ना किया हो, ठीक है। थोड़ी सी आपने उसमें मिट्टी डाल देनी और जब आपने सारी चीज़ें डाल दी, बेसन डाल दिया, गुड़ डाल दिया, गौमूत्र डाल दिया, गोबर डाल दिया, तो मिट्टी डाल दी, तो आपने इसको सारी तरह के उसको आपने पूरी तरह से 100 लीटर पानी उसमें और डाल देना। और डालना है जी। यानी 200 लीटर आपने उसका ड्रम को आपने पूरा तैयार कर दिया। जब तैयार कर दिया तो आपने उसको हर रोज़, जिस तरह से हमारी घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में आपने हर रोज़ उसको सवेरे क्लॉकवाइज हाँ उसको घुमाना है, हर रोज़ घुमाना है 7 से 8 दिन 7 से 8 दिन में आपका जीवामृत जो है उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। तैयार हो गया। अब तैयार कैसे होगा हमारा जीवामृत जो है सुगंध दे देगा दूर के लिए जब वो तैयार हो जाएगा तो अपनी स्मेल वो दूर के लिए दे देगा, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि मेरा जीवामृत तैयार हो गया। जब जीवामृत तैयार हो गया तो आप उसको फसलों में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब रही आपकी घन जीवामृत की बात। घन जीवामृत एक इन्हीं पशुओं का, गाय का और पहाड़ी बैल या स्वदेशी बैल हो, बैल का भी इसमें गोबर यूज कर सकते हैं जी। फिर आपने इसको, उस गोबर को अच्छी तरह से सुखाना है, सुखा करके उसको आपने अच्छी तरह से उसको पीटना है, बारीक बनाना है। जब बारीक बनाना है तो इसमें आपने कोई 10-12 लीटर जो है जो जीवामृत बनाया है जी उसमें मिलाना है, ठीक है। जब इसमें एक चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि इसमें धूप नहीं आनी चाहिए। जब हमने इसको घन जीवामृत को बनाना है तो इसको छाया में सुखाना पड़ता है, ठीक है ना, छाया में सुखाना पड़ता है। जब आपने इसमें जीवामृत बना दिया बारीक कूट करके, तो आप इसने छाया में सुखा करके, और इसमें बारिश का पानी भी नहीं जाना चाहिए, छाया में अच्छी तरह से सुखा लिया। जब समझे कि आपने ये सूख गया तो किसी छन्नी से आप इसको सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद इसका संरक्षण कर सकते हैं। जब आपको आवश्यकता हो तो आप अपनी खेती में, बगीचे में इसका उपयोग कर सकते हैं। कश्यप जी, आपने बड़े सटीक सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया। मुझे लगता है कि जो भी कार्यक्रम हमारे दर्शक देख रहे हैं, कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए कि आपने चरणबद्ध तरीके से बताया। सिंपल सी प्रक्रिया है जी, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपने जैसे कहा कि छाव, एक तो ज़्यादा धूप ना लगे। हाँ, और एक इतने दिन इसमें जो आपने जब आपने ड्रम तैयार कर दिया जीवामृत का तो इसमें जूट की बोरी से इसको ढकना है।
ये ख्याल रहे खास कि इसमें कोई प्लास्टिक या कोई और चीज़ का कोई ऐसा नहीं हो, क्योंकि इसमें जो जीवाणु तैयार होगा उसमें अगर हम प्लास्टिक या किसी और चीज़ को इसमें ढांपेंगे तो उसमें उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए जूट की बोरी ये का भी इसमें, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स और प्रक्रिया आपने समझाई तैयार करने की विधि। जी और इस तरह से, इस विधि से, जो सामान्य सी विधि है जो आपने बताया, उससे अगर आप तैयार करेंगे जीवामृत या घन जीवामृत तो बहुत कारगर होगा और बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। अब बात आती है उपयोग की। जी इसका प्रयोग जो आपने तैयार किया, आपने जीवामृत तैयार किया, आपने घन जीवामृत तैयार किया, इनका प्रयोग फसलों पे कब और कैसे करें? हाँ हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई हमने तैयार तो कर दिया, उपयोग इसका कैसे करें। आपके पास कौन सी फसल है, आप किस खेती के लिए इसका उपयोग करना चाहें, बगीचे में करना चाहते हैं, सब्जियों में करना चाहते हैं, या अन्न वाली फसल में करना चाहते हैं, या धान में करना चाहते हैं, इसके अलग अलग सिद्धांत है। जी। अगर आप करना चाहते हैं सब्जियों के लिए उपयोग, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत बड़े लार्ज स्केल में इसको अभी किया नहीं जा रहा है, अभी लोग इसको ज़्यादातर किचन गार्डन के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल हो हालात कम एरिया में कर रहे हैं, हो हालात तो बहुत है, परंतु इसका अगर प्रैक्टिकली शेप देखे तो लोग अभी सीमित दायरे में है और कर बहुत रहे हैं। धीरे धीरे चलन बढ़ रहा है कश्यप जी, ऐसा नहीं, आप जैसे लोग जो मोटिवेट करते हैं तो बढ़ रहा है, आ रहा है जी। तो मतलब ये चीज़ है, अगर हम सब्जी में इसका उपयोग करें जी, तो अगर तो हम इसको, क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी या जानकार लोग कहते हैं कि जी इसको कपड़े से छानने की इसको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि भूमि में जाएगा, कपड़े की आवश्यकता छानने की नहीं है इसमें, जहाँ तक मेरा अनुमान है। नहीं ठीक है। कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारे पास फुहारा होता है, हम सिंचाई करते हैं, फसलों में करते हैं, नर्सरियों में करते हैं, जो हमारे नर्सरी होती है उसमें उसका वो करते हैं। हमें एक थोड़ा मोटे छिद्र वाला फुहारा बनाना है, ठीक है। तो हमने इसको सब्जियों, जब हमारी सब्जी लग गई, फसल लग गई, तो हम उसकी जो कदारें होती है उसमें हम इसको 1:3 लीटर जीवामृत और 10 लीटर पानी, अच्छा, ठीक है जी, मतलब 7 लीटर पानी, 3 लीटर हमने इसमें डालना जीवामृत, और हम इसमें फुहारे से फसलों के बीच में, साइडों में इसको ड्रेंच कर सकते हैं, ठीक है, सब्जियों के लिए। अगर हम करना चाहते हैं ये कि भाई हमने इसको खुले खेत में करना है, तो खुले खेत में भी आप इसी विधि से इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे से इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप उसको छींटने के हिसाब से उससे हम इसको सिंचाई करें तो उसमें उसके बाद इसमें हल जोते और इसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। दो विधि, अगर हम मक्की धान के लिए थोड़ा अलग है, गेहूँ मक्की या उसके लिए तो ये विधि है कि भाई पहले हम उसको जीवामृत को या घन जीवामृत को डाल दे, उसके बाद जुताई करें, उसके बाद हम फसल लगाएं, ये तो है उसकी विधि। यदि हम करना चाहते हैं लगी फसलों में, जैसे कोई शिमला मिर्च है, टमाटर है, गोभी है, या कोई और फसल है, तो जैसे हमने लाइनों में कोई भी खेती कर रखे तो लाइनों में हम इसको ड्रेंच कर सकते हैं फुहारे के साथ। तो वो क्या करेगा कि उसमें जो जब हम इसको करके, इसमें एक चीज़ और है, जब हमने ये जीवामृत घन जीवामृत प्रयोग करना तो इसमें आच्छादन की बड़ी आवश्यकता होती है। अच्छा, वापसा और आच्छादन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, आपने बोला भी आच्छादन की इसमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब हम इसको करेंगे ये खाद नहीं है। अच्छा, ये जो जीवामृत घन जीवामृत है ये खाद नहीं है, ये एक जामन है। उदाहरण दूं, 10 लीटर दूध में आपने 100 ग्राम दही डाल देनी, ठीक है ना, तो वो परिवर्तित आप दूध का दही में बदल देगा। तो इसलिए जो ये बैक्टीरिया, जो जीवाणु है, जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है, जो लाभकारी जीवाणु है, उसको बढ़ावा देते हैं, यानी हमारी फसलों को बढ़ावा देते हैं और वो एक्टिव होते हैं। जो हमारा भूमि का जो एक मित्र कीट है वो ज़्यादा पनपेगा और हमारी जो भूमि है उसको ये बिल्कुल सॉफ्ट बनाएगा। सॉफ्ट बनाने के साथ जो केंचुआ एक्टिव होगा नीचे और ऊपर जाएगा, उसकी जो स्किन का जो स्राव है वो हमारी भूमि पे जाएगा और वो हमारे फसलों के लिए और लाभकारी जो जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो हम आंख से नहीं देख सकते, उसको जिंदा करने के लिए बढ़ावा देगा। तो ये आच्छादन की आप क्यों आवश्यकता है और क्या है वो भी आपने साथ में बताया। आच्छादन की, वो वापसा का भी, क्योंकि इसमें
अगर आप बहुत बड़े खेती कर रहे हैं तो इसमें एक ट्रेंच तरह से एक मतलब पीस बनाने पड़ते हैं खेतियों में। जी। तो उसमें बासा होता है, उसमें जीवाणु और नमी को, दोनों चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है इस खेती के लिए। जी, तो दोनों चीज़ें आपने आपने प्रक्रिया भी समझाई कि जी, कैसे हाँ, इसको इसका प्रयोग किया जाए। जी साधारण शब्दों में आपने बताया दोनों का आपने और जीवामृत की बात करें चाहे घन जीवामृत, दोनों का आपने प्रयोग बताया। ये मैंने फसलों के लिए बताया। अब मैं बागवानी के लिए जी, बताता वो हूँ भी बताया। कि बागवानी में जितने भी हमारे तौली होते हैं, हमने बनाए होते हैं, किसान बागवान जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जी। क्योंकि ये एकदम ये अपना प्रभाव नहीं डालता है। जो प्राकृतिक खेती है ये एकदम नहीं है कि भाई जैसे हमने मान लो यूरिया डाल दिया और खाद डाल दियो 6 दिन में अपना अब प्रभाव केमिकल तो डालता है नहीं है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा पेशेंस तो चाहिए। सिस्टम में चलता है, और सिस्टम में चलता है जब एक बार इसका प्रभाव भूमि पर पड़ जाता जी। तो भूमि जो है ना इतनी एक उपजाऊ बन जाती है जी। कि आपको इसमें बहुत अच्छा लाभ और गुणकारी लाभ बिल्कुल। उत्पादन मिलता है। तो ये चीज़ें इसमें बड़ी देखने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप थोड़ा सा करके देखिए, ठीक है ना। तो ये तो चीज़ें कश्यप जी, ये तो आपने विधि बता दी कैसे कैसे तैयार करना है। फसलों में भी आपने कहा, सब्जियों में हाँ, भी, बागवानी के लिए जैसे आपने आपके तौलिए हैं, सेब का है, अमरूद का है, आड़ू का है, खुमानी किसी भी चीज़ का, तो जितने आपने तौलिए के इसके थाल बनाए हैं उसमें आपने इसकी ड्रेंचिंग करनी है। ठीक है, इसमें पुआरे से आपने ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग के बाद इसने आपने उसमें आच्छादन करना है, इसमें छाया देनी है। खरपतवार हम फेंकते हैं, पर खरपतवारों को हमने फेंकना नहीं है, उसके बीज नहीं बनने देने। उसको काट करके जैसे ही आपने जीवामृत, घन जीवामृत डाला, उसके ऊपर आपने इसका आच्छादन कर देना। जब आपने इसका आच्छादन करना तो जो हमारा केंचुआ मित्र कीट है वो उसमें ज़्यादा एक्टिव होता है। जी। तो कश्यप जी, जो फसलों में रोग कीट की समस्या है उसमें कौन सा घटक आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, रोग कीटों के लिए इसके बहुत से घटक है, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास कोई बाहर से लाने की कोई चीज़ नहीं है। हमारा नीम अस्त्र जी, एक द्रेक होता है या नीम होता है यहाँ हिमाचल में नीम कम होता है, निचले एरिए में होता है। नीम अस्त्र होता है, इसको गौमूत्र में सड़ा करके, और इसको जो हमने ये नीम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और आपका द्रेक अस्त्र, ये चीज़, और आपका एक जो हम इसको बीज का संस्कार करते हैं, बीजामृत, ये सारी चीज़ें बनती है। परंतु इसके लिए गौमूत्र का होना जरूरी है। बिना गौमूत्र के ये चीज़ें नहीं होगी। जैसे अभी द्रेक की बात करते हैं, कई जगहों में तो पकैन कहते हैं, कई जगहों में द्रेक कहते हैं। आम पर है, मिल जाता है हमारे लोअर बेल्ट में, अपर बेल्ट में भी मिल जाता है। इसकी पत्तियों को आप इकट्ठा करें 2-2.5-3 किलो, 4 किलो, और इसको थोड़ी सी मेहनत है, अगर आप इसको कूट सके अच्छी तरह से, गांव में उखलियाँ होती है, कुछ भी होता है, थोड़ा सा कूट दिया जाए और उसको गौमूत्र पानी में सड़ा करके इसका उपयोग जो है फसलों में किया जाए तो कीट का नियंत्रण इससे हो सकता है। तो रोग कीटों का नियंत्रण हो सकता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ना, नीम अगर किसी के पास है तो नीम का भी ये नीम और द्रेक तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हम बहुत से, अगर हम इसमें जाए तो हो सकता है हमारे बहुत टाइम इसी में ही लग जाए, पर ये पर जरूरत है इस बात इसमें है। और इसके बाद हम खट्टी लस्सी का भी रोग के लिए, तो कीट के लिए हुआ है ना, कीट के लिए हुआ, रोग के नियंत्रण के लिए हम खट्टी लस्सी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे हमारे गांव में लस्सी होती है, हम उसको कहीं फेंक देते हैं। आपने देखा होगा, आज से नहीं 50 साल पीछे जाए आप, तो हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग होते थे, महिला माता बहनें होती थी, वो गोबर में डालते थे लस्सी को कि भाई हमने लस्सी, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं था कि भाई इससे क्या होता, परंतु उससे बहुत से रोगों का नियंत्रण हो जाता था। तो जो जितने भी रोग कीट हैं उसके लिए आप लस्सी का प्रयोग करें। आपने नीम की बात की, यानी बाहर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है जी। रोग के लिए हम खट्टी लस्सी का जी, इस तरह का प्रयोग जो है वो घर में कर सकते हैं, आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। कश्यप जी, लेकिन आपने ये कहा कि उसके लिए पशुधन का योगदान बहुत जरूरी है। कश्यप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की। आपका स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आनंद ले सकते हैं। उसके लिए आप फेसबुक, एक्स हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे
हमें फॉलो कर सकते हैं और दूरदर्शन हिमाचल के मनोरंजक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।